हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में हम लोग फोर्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स देखे थे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो अब इनर्शिया देखते हैं। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट का एक ऐसा टेंडेंसी है जो रेसिस्ट करता है। किस चीज़ का विरोध करता है? एनी चेंजेज। अगर उसमें कोई भी चेंजेज हो रहा है तो उसको क्या करेगा? उसका अपोज करेगा, रेसिस्ट करेगा उसको। ठीक है। अब वो भले वो रेस्ट में हो, ठीक है, या वो यूनिफॉर्म मोशन में हो। रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक उसके ऊपर अनलेस कोई बाहरी फोर्स उस पर वर्क ना करे। ठीक है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है अनलेस उसके ऊपर कोई बाहरी फोर्स एक्ट ना करे। जस्ट लाइक अगर हम लोग बॉल को भड़का देते हैं रास्ते पर तो क्या होता है? कुछ देर बाद जाकर वो रुक जाता है। क्यों? लगातार जमीन उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, बाहरी फोर्स एक्ट कर रहा है ना उसके ऊपर। अगर वहीं पे कोई फोर्स उस पर एक्ट ना करे तो वो चलता रहेगा। ऐसे ही कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, अब उस पर जब तक हम उसको फोर्स नहीं लाएंगे तब तक वो बाहरी फोर्स हो गया, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। ठीक है। जब तक बाहरी फोर्स उस पर नहीं लाए तब तक वो हिला नहीं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें टेंडेंसी होता है क्या चीज़ का? अपने स्टेट्स को बनाए रखने का। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रह रहा है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रह रहा है, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। ठीक है। और इनर्शिया जो है, टाइप्स ऑफ इनर्शिया भी होते हैं, जैसे रेस्ट का इनर्शिया। ठीक है। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन रेस्ट में रहने का टेंडेंसी। इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में रहने का टेंडेंसी। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन चेंज, अपना ही डायरेक्शन पर रहने का टेंडेंसी। जैसे हम लोग पत्थर में रस्सी बांध के उसको घुमा रहे होते हैं, अब रस्सी छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए। जैसे ही रस्सी छोड़ते हैं तो वो जब घूमता हुआ पत्थर रहता है एक पॉइंट पर, वो जैसे ही रस्सी छोड़ते हैं यहाँ से वो स्ट्रेट चला जाता है, ये ना कि घूमने लगता है, घूमते रह जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो वो क्या करता है? डायरेक्शन चेंज करने को, वो अपना डायरेक्शन बनाए रखना चाहता है। वो तो घूम क्यों रहा था? क्योंकि एक तरफ से उसका पॉइंट को हम क्या करके रखे हुए थे? फिक्स करके रखे हुए थे, बाकी घुमा रहे थे, इस कारण से वो घूम रहा था। तो जैसे ही उसको टाइम मिला, चांस मिला, वो सीधा वहाँ से क्या हो गया? स्ट्रेट चला गया। तो डायरेक्शन अपना बनाए रखने का टेंडेंसी वो क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका इनर्शिया। अब आता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया से ही बनता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ ऐसे ही है। तो अब आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट और रेस्ट, ठीक है, सॉरी, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब एक बॉडी जो रहता है किस में रहता है? इन इट्स स्टेट, अपने स्टेट में रहता है, वो चाहे रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है। रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। जब तक कि अनलेस मतलब जब तक कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। ठीक है। अगर रेस्ट में तो रेस्ट में है, अब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हुआ, वो भले उसमें मोशन में चले जाए, वो अलग बात है। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड होने के पहले तक कोई भी बॉडी अपना स्टेट बनाए रखना चाहता है। रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में है तो मोशन में। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, अ पैसेंजर मूव्स फॉरवर्ड व्हेन अ बस सडनली स्टॉप। अब क्या होता है कि ट्रेन बस में जैसे कोई पैसेंजर खड़े हैं, ठीक है, अब उनका ऊपर वाला जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है वो तो इसके मतलब है कि किसी चीज़ से टच में नहीं है, पर जो पैर वाला पार्ट है वो बस के साथ टच में है। तो उसमें जब बस स्टार्ट होता है, बस स्टार्ट हुआ तो बस मूव कर गया, बस में पैर सटा हुआ है, मेरा पैर भी मूव कर गया, पर ऊपर वाला पोर्शन जो है वो अपना जगह बनाए रखना चाहता था। जिस कारण से बस जैसे ही आगे बढ़ता है तो मेरा शरीर किस तरफ? पीछे की ओर लीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन तो टच में नहीं था बस के साथ, ऊपर वाला पोर्शन रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाहता था, जहाँ था वो वहीं पर रहना चाहता था, जिस कारण से वो पीछे हो जाता है और बस के साथ में पैर आगे बढ़ जाता है। वही अगर बस चल रहा है और बस में हम लोग खड़े हैं, बात वही है कि बस से हम लोग का पैर क्या है? टच में है। ठीक है। जैसे ही ब्रेक लगता है बस तो रुक गया, बस के साथ पैर सटा हुआ था, पैर भी रुक गया, पर ऊपर वाला पोर्शन जो था वो फ्री था और बस के साथ मूव कर रहा था। जब बस के साथ मूव कर रहा था तो मूव करता हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते ही रहना चाहता है। यही था ना हम लोग इनर्शिया का रूल, क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट में है तो वो मूव करता ही रहना चाहता है। जैसे ही बस ड्राइवर ब्रेक लगाता है, पैर तो बस के साथ रुक जाता है, पर आगे वाला पोर्शन क्या होता है? मूव करते रहना चाहता था। इसलिए क्या होता है, मतलब आगे वाला पोर्शन आगे की ओर लीन होने लगता है। ठीक है। तो ये दो घटना हो गया। एक घटना पहला जो इंसिडेंट था जिसमें बस स्टार्ट हुआ, हम लोग का बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, जिसको इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोल सकते हैं।
जब बस चल रहा था और ब्रेक लगाया सामने वाला तो हम लोग का बॉडी मूव कर रहा था, मूव करते रहना चाहता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। वैसे ही अ कॉइन ऑन अ कार्ड फॉल्स इनटू, जैसे ग्लास ले लिए उसके ऊपर कार्ड रख दिया, उसके ऊपर कॉइन रख दिया। जब हम लोग फास्टली कार्ड को मूव करते हैं तो कार्ड को तो मूव कर लिए, ठीक है, पर ये कॉइन जो था वो उसका भार था, कुछ ना कुछ उसका मास था जो आपके कार्ड से ज़्यादा ही मास का था। इस कारण से जैसे ही कार्ड हटा, ऑब्जेक्ट जो कॉइन है वो क्या था, रेस्ट पोजीशन में था, तो वो रेस्ट पोजीशन बनाए रखना चाहा, इस कारण से कॉइन वहीं पे नीचे गिर गया और हम लोग कार्ड को क्या कर लिया, खींच लिया, ठीक है। तो वो भी एक तरह का एग्जाम्पल हो गया आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। नहीं, सेकेंड लॉ पढ़ना है तो उससे पहले मोमेंटम पढ़ना जरूरी है, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम लोग बताए थे कुछ देर पहले कि चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम पहले जान ले, फिर चेंज इन मोमेंटम भी जान लेंगे, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन में है, कितना क्वांटिटी में मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। ये इक्वल किसके होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। अब जैसे कोई एक बॉडी है, इसका मास m है, ठीक है, और वो इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसका वेलोसिटी क्या है, v, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ मास, तो कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम ऐसे दिखाते हैं मोमेंटम को, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट, ये क्या है आपका प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, किसका प्रोडक्ट है, द मास ऑफ अ बॉडी, बॉडी के मास, बॉडी का मास क्या है आपका एंड इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है v है। तो सिंपली हम लोग मोमेंटम इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। ये हम लोग का मोमेंटम है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसी से अब क्या करेंगे, अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम में चेंज। तो मोमेंटम में अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इनिशियली ये u वेलोसिटी से चल रहा है स्टार्टिंग में, तो यहाँ का तो मोमेंटम कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि मोमेंटम के लिए मास और वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी को u से दिखाया जाता है, ठीक है। फिर t समय में, t टाइम में ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जा रहा है, और वेलोसिटी ऐसे भी चेंज होते रहता है हमेशा, 10 के स्पीड से तो गाड़ी चलेगी नहीं, कभी 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी। तो वेलोसिटी यहाँ पे नया वेलोसिटी जो है वो v मान लेते हैं, मास वही है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब मोमेंटम यहाँ पर कितना हो जाएगा, अभी हम लोग पढ़े थे मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास है आपका m, वेलोसिटी है आपका u। ये जो है ना वेक्टर का साइन है, वेक्टर को दिखाने के लिए ऊपर में से t का साइन लगाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मोमेंटम कितना हो रहा है, मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर यहाँ का वेलोसिटी को v से डिनोट किया गया है, यहाँ की वेलोसिटी को u से दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम तो हो गया, अब चेंज इन मोमेंटम कितना हो रहा है, मान लीजिए यहाँ मोमेंटम 10 था, यहाँ 15 हो गया, चेंज कितना हुआ, 10 से 15 तो 5, कैसे निकाले 5, तो 15 माइनस 10 किए। वैसे यहाँ अगर हम लोग को चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो जो हाईएस्ट मोमेंटम है डेट इज एम वी माइनस क्या करेंगे एम, दैट्स इट। ये क्या हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। ना अब हम लोग को बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज, जब रेट ऑफ चेंज बोलेगा ना तो टाइम से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है द चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं लिखना है तो उसी को लिखा जाता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो मतलब कि टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर चेंज का बात करें तो लिखेंगे हैंस द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा एम वी माइनस एम यू, कितने टाइम में, टी टाइम में, तो टी से बस क्या कर देंगे डिवाइड कर लेंगे,
तो कितने समय में कितना मोमेंटम में चेंज हो रहा है ये पता चल गया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब क्वेश्चन बोल रहा है, ये सॉरी सेकंड ऑफ मोशन बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब यहाँ से अकॉर्डिंग टू थ्योरी फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम वी माइनस एम यू डिवाइडेड बाई क्या, टाइम। अब यहाँ से हम लोग को पता चल जाएगा कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एम तो दोनों में है मास मास, तो मास क्या हो सकता है, कॉमन आ सकता है, तो बच जाएगा क्या, वी माइनस यू डिवाइडेड बाई क्या, टाइम टी। अब ये भी पता है हम लोग को कि फोर्स जो है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी जो होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो इसके यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m, और ये v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी के यहाँ पे सिर्फ ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है आपका एक्सेलरेशन है, हाँ इसको दिखाएंगे कैसे आपको, बगल में लिख दीजिए रीजन v माइनस यू डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन, ठीक है। इस कारण से हम लोग क्या लिखें, v माइनस यू बाई टाइम को ए से दिखा दिए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग और आगे बढ़ते हैं। अब समझिए प्रोपोर्शन क्या होता है, व्हाट इज प्रोपोर्शन, ठीक है। जैसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा करते थे, 3/4 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग 3 × 3 कर देते हैं ऊपर नीचे तो 9/12 लिख सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर 3/4 को 9/12 के इक्वल नहीं बोल सकते, इक्वल मतलब एकदम इक्वल होना चाहिए, एकदम सिंपल से होना चाहिए। पर 3/4 को 9/12 बनाया जा सकता है, इस कारण से 3/4 को 9/12 प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। और ये प्रोपोर्शन कब क्या बताता है, यहाँ 3/4 जो है 9/12 भी हो सकता है। कैसे होगा, तो उसके लिए किसी कांस्टेंट से ऊपर नीचे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये क्या हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल भी यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। सेम हियर यहाँ पर भी प्रोपोर्शन का साइन है, इस प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल करने के लिए, सॉरी इस प्रोपोर्शन के साइन को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या किए, एक कांस्टेंट वैल्यू ले आए के, ठीक है। जैसे ही के से मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई किया किसमें, मास इनटू एक्सेलरेशन में भर जाते हैं उसको, मास इनटू एक्सेलरेशन, जैसे ही के से मल्टीप्लाई किए तो ये फोर्स जो हो गया प्रोपोर्शन की जगह पे क्या हो गया इक्वल, क्योंकि अभी हम लोग देखिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते ही जो प्रोपोर्शन साइन था वो किसमें चला गया था, इक्वल में चला गया था। इस सेगमेंट को फिर से एक बार देखिएगा, रिपीट करके देखिएगा कि इसको कैसे समझाएं और उसको इससे कैसे रिलेट किया, ठीक है। अब हो गया फोर्स इक्वल टू के मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इफ मान के चलिए ऊपर वाला लिख लीजिए, इफ न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, एंड मास इज 1 kg एंड एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन इसको 1 मान लीजिए इक्वेशन 1, देन फ्रॉम 1 वी गेट, हम लोग को 1 से क्या मिलेगा, हम लोग को 1 से मिलेगा F है, F के यहाँ पे क्या बोला है लेने के लिए, फोर्स कितना है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू के के बारे में तो कुछ नहीं बोला है, मास कितना बोल रहा है 1 kg इंटू ए एक्सप्रेशन कितना बोल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दैट केस के जी कैंसिल आउट, मास कैंसिल आउट, सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट, एंड के इक्वल टू क्या हो गया 1, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, ठीक है, वैल्यू 1 पुट करने पर F इक्वल टू एम ए, ये आपका क्या आ जाएगा फोर्स का फॉर्मूला। और इसी को देख के हम बताए हुए थे कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का SI यूनिट होता है, मास को हम लोग लिख सकते हैं 1 kg
एक्सीलरेशन को बोल सकते हैं, एक्सीलरेशन को बोल सकते हैं हम लोग 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में मापते हैं और मास को केजी में मापते हैं, इसलिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो यही है आपका सेकेंड लॉ, सॉरी हाँ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और इसमें क्या क्या आपको बना, क्या क्या वैल्यू पे हम लोग पहुँचे, ये याद रखना है। इसी से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन करना है, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, पहले हम लोग थ्योरी समझ लेते हैं सारा। अभी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तक किए हैं, इसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसके बाद एक और वेलोसिटी। मतलब ये 3 टॉपिक अभी स्टिल बाकी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए